नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन की दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कांग्रेस के उदारवादी चरण के बारे में जानेंगे और उससे पहले पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना का जो श्रेय है या कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने। और ए.ओ. ह्यूम कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम जो है रिटायर्ड अंग्रेजी सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे। तो और इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस की स्थापना के समय जो है वायसराय कौन थे भारत के? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा चूँकि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित एक अवधारणा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको सेफ्टी वाल्व की अवधारणा के नाम से जाना जाता है, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व की अवधारणा से तात्पर्य था कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ब्रिटिश सरकार को ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि देश में जो जनता है, जनता के बीच में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष चरम पे है और इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की स्थापना में जो है कोई रुकावट नहीं डाला था। तो इसलिए जो है कांग्रेस की स्थापना को जो है एक सेफ्टी वाल्व के रूप में भी इतिहासकार समझते हैं, देखते हैं। फिर है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे और इनका जो कार्यकाल था वह था 1884 से 1888। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको इंडियन नेशनल यूनियन बोला जाता है, वो जो है किस में परिवर्तित हो गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। और मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, उसी समय जो है वहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि जो उदारवादी चरण है वो आपका 1885 से 1905 के बीच लिया जाता है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था और इन नेताओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो सबसे महत्वपूर्ण है दादा भाई नौरोजी, इसके अलावा बद्रुद्दीन तैयब जी जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इसके अलावा फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले भी महत्वपूर्ण उदारवादी नेता थे और ये नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको उदारवादी नेता क्यों बोला जाता था या उदारवादी चरण के नेता क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? तो 1885 से 1905 के बीच का जो चरण है, जिसको प्रारंभिक चरण भी बोला जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? तो उनके बारे में हम आइए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला आपका है कि लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सबसे बड़ा या जो सबसे पहला लक्ष्य था वह था कि लोकतांत्रिक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना पूरे देश में, और साथ में भारतीयों को राजनीतिक लक्ष्यों एवं राजनीतिक शिक्षा से परिचित कराना। क्योंकि जब तक राजनीतिक लक्ष्य एवं राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलेगी लोगों को, तब तक कोई अपने अधिकारों के बारे में जान नहीं पाएंगे। और इस जो उपनिवेशवाद के खिलाफ जो कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ रखी थी, आंदोलन छेड़ रखा था, उसको मजबूती नहीं मिल पाएगी और उसके लिए राजनीतिक लक्ष्य एवं राजनीतिक शिक्षा से जनता को परिचित कराना जरूरी था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि देश की एकता को बनाए रखना। तो देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। यानी देश के अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे तो उससे अखिल भारतीय स्तर पर जो आंदोलन होगा वो उसको जो है बहुत मजबूती मिलेगी। फिर अगला है एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना। यानी कि एक सामान्य आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम इसमें सभी देशवासी सम्मिलित हों, उसको जो है तैयार करना। उसके अलावा है कि भारतीय लोगों को जाति, धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठकर उनमें राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना। तो ये धीरे धीरे समय के साथ में ये राष्ट्रव्यापी अनुभव भारतीयों में आया भी, और जिसके बारे में हम आगे अध्ययन भी करेंगे। तो ये आपके लक्ष्य हो गए उदारवादी चरण के। उसके अलावा है कि उदारवादी उपागम। तो उदारवादी उपागम का मतलब ये होता है कि उदारवादियों के तरीके कौन कौन से थे। तो पहला जो तरीका था जिससे इनका जो प्रकृति है वो परिलक्षित भी होता है, वह है संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन करना, यानी जिसको अहिंसक प्रदर्शन करना एवं सभाएं करना, ये इसके पक्षधर थे।
तो संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन एवं सभाएं करना ये उदारवादियों का उपागम था। इसके अलावा जिसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र यानी ब्रिटिश सरकार को प्रार्थना पत्र लिखते थे, याचिकाएं करते थे, सभाओं के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष मांगों को रखते थे। इसके अलावा भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना, यानी कि भारत के साथ में जो है कि भारत को आज़ादी क्यों चाहिए, भारत को स्वतंत्रता चाहिए, भारत के लोगों का अधिकार हो, स्वराज्य की भावना आए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है भारत के पक्ष में जनमत का निर्माण करना, यह भी उपागम था उदारवादी चरण के नेताओं का। और इसके अलावा इंग्लैंड में भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना, भारत में तो जनमत के प्रति समर्थन बढ़ाना था ही, साथ में इंग्लैंड में, चूँकि भारत इंग्लैंड के अधीन था, तो इंग्लैंड की जो जनता थी तो उनके बीच में जो है भारतीय पक्ष के प्रति समर्थन बढ़ाना। और इसी क्रम में बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी, जिसको इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी जिसकी लंदन में स्थापना की गई थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था इंडिया। तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा देना, तो हमने इसको लक्ष्य में भी देखा है। तो बाकी फिर अगला पॉइंट है ब्रिटेन से भारत के राजनीतिक संबंधों को बनाकर रखना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष चुनौती देने हेतु यह समय उपयुक्त नहीं था। तो आपको यह चीज़ भी ध्यान रखना है कि जब 1885 से 1905 का जो कार्यकाल है वो उदारवादी चरण के जो नेता हैं उनके ऊपर एक हिसाब से कह सकते हैं कि उनके जो विचार है उसके हिसाब से चल रहा है। और उनका जो मानना था, उदारवादी चरण के जो नेता थे उनका मानना था कि जो भारत का राजनीतिक संबंध है वो ब्रिटेन से बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो कांग्रेस है या भारतीय हैं अभी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं आया है कि ब्रिटिश सरकार को डायरेक्टली या ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने हेतु जो है सक्षम नहीं थे। तो इसलिए समय भी उपयुक्त नहीं था, तो इस वजह से जो है इनका यह मानना था। फिर है कि आरंभिक राष्ट्रवादियों या नरमपंथियों या उदारवादियों का योगदान क्या है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से। तो उदार या उदारवादियों का योगदान, तो पहला है कि उपनिवेशिक शासन की आर्थिक शोषण नीति की निंदा करना, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें आपको नाम ध्यान रखने, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, MG रनाडे, इनको महादेव गोविंद रनाडे के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जी सुब्रमण्यम अय्यर। और इनका जो केंद्रीय विषय क्या था, जो आर्थिक शोषण की नीति की निंदा की गई थी इन नेताओं द्वारा, तो वो था उसका आधार क्या था, तो निकास सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक थी वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, 1901 में पब्लिश हुआ था। और इसके अंतर्गत इन्होंने निकास सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में समझाया था। और इसके अलावा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसके लेखक कौन थे, तो रमेश चंद्र दत्त। फिर है व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार एवं प्रचार, तो जो उदारवादी नेता थे उनका एक योगदान ये भी था कि जो 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम पास किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो उसमें जो है जो उदारवादियों की मांगें रखी गई थी उसको कुछ हद तक जो है सरकार ने मान भी लिया था, लेकिन फिर भी जो अधूरे संवैधानिक सुधार किए गए थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, इसलिए कांग्रेस जो है संतुष्ट नहीं हुई थी। फिर अगला पॉइंट है कि उन्होंने भारत का शासन भारतीयों द्वारा उनके हित में हो इस सच्चाई को सार्वजनिक किया और आगे चल के स्वराज्य की जो अवधारणा थी उसको भी इन्होंने भारतीयों के समक्ष रखा। फिर उनके प्रयासों से इंग्लैंड में भारतीय पक्ष को समर्थन मिला। तो इसके बारे में हमने देखा है कि इंडिया की स्थापना की गई थी, जो कांग्रेस की कमेटी थी इंग्लैंड में, जिसको इंडिया नाम से जाना जाता है। फिर अगला है कि भारतीयों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, तो भारत के जो नागरिक थे, भारत की जनता, तो उनके जो सिविल राइट्स हैं उनकी रक्षा करना, जैसे कि राइट टू प्रोटेस्ट हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, तो ये सब चीज़ें। बाकी इसके अलावा जो कमी थी वो आपको ध्यान रखना है कि उदारवादी चरण के नेताओं की कमी क्या थी या उदारवादी कांग्रेस की कमी क्या थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल में कांग्रेस का जो जनाधार था वह सीमित था, तो जो एक कॉमन लोग थे, कॉमन पीपल थे, तो उनका जो है भागीदारी बहुत कम थी और जन सामान्य की निष्क्रिय भूमिका रही। और यह आगे चल के जो है जन सामान्य की जो सक्रिय भूमिका में भी बदला, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो आपका उदारवादी काल है उसमें जो है जन सामान्य की निष्क्रिय भूमिका रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति रुख, तो हम लोग जान चुके हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, डॉक्टर ए ह्यूम ने स्थापना किया था। और साथ में जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है कोई भी जो है उस समय कांग्रेस के प्रति उन्होंने कोई भी
निगेटिव स्टेटमेंट भी नहीं दिया था, नकारात्मक कुछ उन्होंने स्टेटमेंट भी नहीं दिया था। और लेकिन आगे चलकर ब्रिटिश सरकार का जो कांग्रेस के प्रति रुख था वो बदलने लगा, और साथ में जो है कांग्रेस के नेताओं को भी यह समझ में आने लगा कि ब्रिटिश सरकार जो है उनके प्रति संवेदनशील नहीं है, और धीरे धीरे परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बदल भी गईं। और ख़ासकर 1887 के बाद जो ब्रिटिश शासन का वास्तविक स्वरूप था वो सामने आ गया। तो कांग्रेस ने सरकार की आलोचना और तीव्र कर दी थी इस समय, और साथ में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख अपना लिया। और ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों को क्या क्या कह के जो है, तो आपको ध्यान रखना, राजद्रोही ब्राह्मण कहा। यानी कांग्रेस को जो है ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को क्या बोला, राजद्रोही ब्राह्मण बोला राष्ट्रवादियों को, और साथ में जो है देशद्रोही विप्लवकारी जैसे, तो आपको ध्यान रखना देशद्रोही विप्लवकारी जैसी उपमाएं भी ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों को दी। और इसके अलावा जो परीक्षा में पूछा गया है कि लॉर्ड डफरिन, जिनका समय था 1884 से 88, इन्हीं के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था, ए फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। और इसके अलावा कांग्रेस को इन्होंने जो है सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया था। तो कांग्रेस को इन्होंने माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहकर जो है संबोधित किया था, और साथ में कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था भी कहकर संबोधित किया था। तो आपको ये दो पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है, और ये परीक्षा में पूछा गया है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा कालांतर में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो और राज करो की नीति अपना ली, और इसके तहत जो संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन, जिसको यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1887 में ब्रिटिश सरकार के सहयोग से हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान एवं राजा शिव प्रसाद सिंह बनारस के, जो कि बनारस के नरेश राजा थे। 1887 में संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की, और यह जो संगठन था ये कांग्रेस विरोधी था, और एक हिसाब से ब्रिटिश सरकार ने जो है कांग्रेस को काउंटर करने के लिए जो है संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन का निर्माण करने में भी सहायता की। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह, जो उस समय बनारस के राजा थे या बनारस के नरेश थे, और यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। फिर है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है तथा मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया था, परीक्षा में पूछा गया, तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। और लॉर्ड कर्जन का जो समय था, इन्होंने 1900 में स्टेटमेंट दिया था, और लॉर्ड कर्जन का जो समय था वो 1899 से 1905। बाकी डिटेल में भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में अलग कक्षा में भी हम लोग पढ़ेंगे। और इन्हीं के समय, लॉर्ड कर्जन के समय में ही जो है बंगाल विभाजन किया गया था, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार में पढ़ेंगे। फिर है आपको ध्यान रखना कि जो धन निकास का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके अलावा आर.सी. दत्त ने भी इसके बारे में लिखा और दिनसा वाचा ने भी लिखा है। और दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत या धन का निष्कासन सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को जो है अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है वर्णन किया था। तो आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन सत्र में जो हुआ था उसमें वंदे मातरम गीत को गाया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि वंदे मातरम गीत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो आपका जवाब हो जाएगा 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन। और इसके अलावा जो है आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है जनगण मन अधिनायक, जो कि आपका नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, उसको गाया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको महत्वपूर्ण उदारवादी नेताओं के बारे में भी जानना चाहिए, और परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। तो दादा भाई नौरोजी हैं उस क्रम में जो सबसे बड़े और सबसे सीनियर जो उदारवादी नेता हैं, और इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष तो ये कितने सीनियर थे उस समय। और इनको अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, अनाधिकारिक राजदूत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के अनाधिकारिक राजदूत, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड में रहकर भारत के लिए बहुत संघर्ष किया है। तो आपको ध्यान रखना है। और इनके बारे में जो ये थे, ये पारसी थे, और ये पारसी बुद्धिजीवी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे, साथ में कपास के व्यापारी भी थे। और ये सबसे सम्मानित जो आरंभिक राष्ट्रवादी या उदारवादी नेताओं में से एक थे।
इसके अलावा इनके बारे में आप जो परीक्षा में पूछा जाता है 1892 से 95 के बीच वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और ये कहाँ से चुने गए थे? तो लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने गए थे। जैसे आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वैसे ही उस समय वो फिन्सबरी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने गए थे। और किस पार्टी के टिकट पे चुने गए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि लिबरल पार्टी के टिकट पे चुने गए थे 1892 में। और ये 1892 से 95 के बीच में जो है सदस्य रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और इन्होंने इस बीच भारत के मुद्दों को जो है बहुत ही जो है मजबूती से रखा था ब्रिटिश संसद में। फिर है प्रमुख रचनाएं। तो जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आपको ध्यान रखना वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। तो वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एक निबंध था जो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इसके अलावा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो भी दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि दादा भाई नौरोजी एकमात्र कांग्रेसी थे जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहला 1886 कलकत्ता अधिवेशन में जो कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। इसके अलावा 1893 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा जो प्रसिद्ध 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था जिसमें स्वराज्य को पहली बार कांग्रेस ने स्वीकार किया था कि हमें स्वराज्य चाहिए। तो स्वराज्य के बारे में जो पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग भी किया था तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। फिर लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1865 में की थी। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो प्रश्न में पूछता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। तो आपको ध्यान रखना कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की। इसके अलावा प्रमुख अखबार बहुत बार पूछा गया है तो वॉइस ऑफ इंडिया और रस्त गोफ्तार। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉइस ऑफ इंडिया और रस्त गोफ्तार जो है नामक अखबार हैं तो ये किसके हैं? तो दादा भाई नौरोजी ने इन दोनों अखबारों को शुरू किया था। तो आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले जो है धन का निष्कासन सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी ने कब सामने रखा था? तो वो 1867 में इन्होंने धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था। बाकी इनकी जो पुस्तक है वो 1901 में छप के आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्योंकि पुस्तक को छपने में बहुत समय लगता है, उसको संकलन करना भी काफ़ी समय जाता है और उस समय के हिसाब से आप समझ सकते हैं। फिर अगला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनको राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता था यानी टीचर ऑफ द नेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता था। ये प्रमुख उदारवादी नेता थे और कांग्रेस को ज्वाइन करने से पहले आप पिछली कक्षा में देख भी चुके हैं कि इन्होंने इंडियन एसोसिएशन नामक, जिसको भारत सभा कहते हैं हिंदी में, 1876 में संस्था की स्थापना की थी जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से महत्वपूर्ण संस्था थी। और इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कई सारे जो है अखिल भारतीय स्तर के मुद्दों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा भी था, उठाया भी था। और 1886 में उन्होंने इंडियन एसोसिएशन का, ध्यान रखना कब, तो 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर दिया था और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो प्रश्न पूछेगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो 1886 में। फिर है 1871 में, बहुत महत्वपूर्ण, पिछली कक्षा में भी देखा हमने, सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले दूसरे भारतीय बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहले भारतीय कौन थे? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। उसके अलावा द बंगाली समाचार पत्र 1879 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने शुरू किया था। तो आपको ध्यान रखना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र कब शुरू किया था? तो 1879 में। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करने का जो नेता थे वो 2 धड़ों में बटा हुआ था। एक गर्म दल के नेता थे, एक नरम दल के नेता थे या उदारवादी दल के थे। तो उदारवादी दल का जो नेतृत्व कर रहे थे, बंगाल विभाजन का जो विरोध के क्रम में जो आंदोलन चल रहा था, तो जो उदारवादी नेतृत्व था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के हाथों में था। ये सबसे प्रमुख सार्वजनिक नेता थे उस समय। फिर है कि कांग्रेस से अलग होने के पश्चात आपको ध्यान रखना कि कांग्रेस से फिर दोबारा कब अलग हुए हैं? तो 1919 में ये अलग हुए थे। और 1919 में इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और ये कांग्रेस से अलग हो गए थे क्योंकि उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था और उस वजह से काफ़ी कांग्रेस जो है 2 धड़ों में बट भी गई थी। फिर है अगला आपका है गोपाल कृष्ण गोखले, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके बारे में आपको ध्यान रखना कि महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य थे और साथ में आपको ध्यान रखना कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है भारत का ग्लैड स्टोन भी इनको बोला जाता है। इनको
जो है इकॉनमी की, अर्थव्यवस्था की बहुत तगड़ी नॉलेज थी, इसलिए इनको जो है भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। फिर 1905 में इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। तो जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो प्रश्न पूछेगा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इनकी मृत्यु जो है 1915 में हो गई थी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि इनका जो समाचार पत्र था जिससे संबंधित थे, तो हितवादी एक अलग है, तो हितवादी समाचार पत्र से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हितवाद जो समाचार पत्र था वो किसका था, तो गोपाल कृष्ण गोखले का। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें भारत का हीरा कहा था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक गोखले के जो है धुर विरोधी थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे और साथ में गोखले जो है नरम दल के नेता थे। और आगे चल के 1905 में गरम दल और नरम दल का जो नेतृत्व था, उन दोनों के बीच में बहुत सारे टकराव हुए और फलस्वरूप कांग्रेस 1907 में विभाजित भी हो गई थी, जिसके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। और साथ में हम अगली कक्षा में गरम दल के बारे में भी जानेंगे, और गरम दल का जो नेतृत्व था उसका क्या क्या योगदान रहा आरंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन में भारत के, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक आप जो है पढ़ते रहिए और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।